इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है चांद का कुर्ता। पिछली वीडियो में ये कविता मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो में A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे चांद की बात। फर्स्ट क्वेश्चन है, चांद ने ऊन का मोटा झिंगोला सिलवाने की बात क्यों की? चांद ने ऊन का मोटा झिंगोला सिलवाने की बात क्यों की? झिंगोला आपको पहले ही बता चुके हैं। झिंगोला मीन्स होता है ढीला ढाला वस्त्र। तो जो चांद है वो ऊन का मोटा ढीला ढाला वस्त्र क्यों सिलवाने की बात करता है? देखो उत्तर हो जाएगा, चांद ने ऊन का मोटा झिंगोला सिलवाने की बात की क्योंकि रात भर जोर जोर से ठंडी हवाएं बहने के कारण चांद को ठंड लगती है। वह ठिठुरते हुए अपने आसमान का सफर किसी तरह पूरा करता है। तो चांद को बहुत ठंड लगता था, रात भर आसमान में ठंडी ठंडी हवाएं बहते थे, जिसके कारण चांद कांपता था, ठिठुरता था। ठिठुरता यानी कांपता था। ठीक है, तो चांद ठिठुरते हुए यानी कांपते हुए आसमान का सफर किसी तरह पूरा करता था। अगर कोई आदमी कांपेगा तो जाहिर सी बात है वो ठीक से वो काम नहीं कर पाएगा। तो गर्मी तो था नहीं कि चांद बिना वस्त्र के बिना कपड़ों के रह सकता था। अब तो ठंड आ गया था, ठंड, जिसके कारण वो कांपता था, क्योंकि उसके पास कोई कपड़ा था ही नहीं। इसलिए वो अपनी माँ से एक दिन हट करता है कि माँ मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला सिलवा दो। सेकंड क्वेश्चन है, चांद की माँ को उसका झिंगोला सिलवाने में क्या परेशानी है? ठीक है ना, चांद की माँ को उसका झिंगोला सिलवाने में क्या परेशानी है? परेशानी पूछ रहा है। देखो उत्तर हो जाएगा, चांद का आकार रोज घटता बढ़ता रहता है। अमावस्या के दिन तो वह दिखाई भी नहीं पड़ता है और पूर्णिमा के दिन पूरा गोल हो जाता है। चांद की माँ को उसका झिंगोला सिलवाने में यही परेशानी है कि उसका झिंगोला का नाप क्या रखे कि चांद रोज उसको पहन सके। तो चांद की माँ क्या देखती है? देखती है कि चांद तो एक ही आकार का रहता ही नहीं है। अमावस्या के दिन दिखलाई ही नहीं पड़ रहा है और पूर्णिमा के दिन पूरा गोल दिखलाई पड़ रहा है। तो चांद की माँ देखती क्या है, अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जा रहा है तो वो बढ़ते जा रहा है, पूर्णिमा से अमावस्या की ओर आ रहा है तो वो घटते आ रहा है। तो इस प्रकार से हम कौन सा नाप ले इसका, और उस नाप का अगर हम कपड़ा सिएंगे तो ताकि वो पहन सके। तो चांद की माँ आश्चर्यचकित हो जाती है, वो चिंतित हो जाती है। आखिर हट तो कर रहा है कि कुर्ता सिलवाने का, कुर्ता सिलवा भी देंगे, लेकिन किस नाप का कुर्ता सिलवाएं? वो एक आकार का तो रहता ही नहीं है, हमेशा घटते बढ़ते रहता है। थर्ड क्वेश्चन है, चांद में किस तरह के बदलाव आते हैं? चांद में किस तरह के बदलाव आते हैं? तो आकार में बदलाव की बात बोला जा रहा है। उत्तर हो जाएगा, चांद का आकार रोज घटता बढ़ता रहता है। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा तो कभी 1 फुट मोटा। कभी वह पूरा गोल दिखता है तो कभी दिखलाई ही नहीं पड़ता है। ठीक है, चांद का आकार रोज घटते बढ़ते रहता है। कभी कभी वह 1 अंगुल भर चौड़ा हो जाता है। 1 अंगुल भर चौड़ा कब होता है? अमावस्या के कुछ दिन पहले, ठीक है, 1-2 दिन पहले अमावस्या के, तो 1 अंगुल भर चौड़ा रहता है। ठीक है, अमावस्या से पूर्णिमा के बीच कितना समय अंतराल होता है? लगभग 2 सप्ताह का अंतराल होता है, लगभग 2 सप्ताह। लगभग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किसी महीना में 28 दिन होता है, किसी में 29, किसी में 30, किसी में 31। ये तो कांस्टेंट नियत तो है नहीं, बदलते रहता है। ठीक है, दिनों की संख्या हर महीने में। तो उसी प्रकार है ना, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच जो समय अंतराल है वो भी बदलते रहता है। तो लगभग 2 सप्ताह का समय होता है। तो उस दौरान क्या होता है, वो घटते बढ़ते रहता है। तो कभी कभी है ना 1 अंगुल भर चौड़ा हो जाता है अमावस्या के कुछ दिन पहले, और कभी कभी पूरा गोल हो जाता है। ठीक है, 1 फुट मतलब कितना होता है? 12 इंच, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो आप गुना कर सकते हैं, जोड़ घटाव कर सकते हैं कि 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है। 4 है, चांद ने कौन सी यात्रा पूरी करने की बात की है? तो उत्तर हो जाएगा, चांद ने अपनी आसमान की यात्रा पूरी करने की बात की है। आसमान की यात्रा, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते ही है, साथ ही साथ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते वो सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। इस प्रकार वो यहाँ पर आसमान की यात्रा पूरी करने की बात करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, आप चांद के लिए कैसा झिंगोला बनाएंगे? तो आप कैसा बनाएंगे?
उत्तर हो जाएगा, मैं चांद के लिए एक ऐसा झिंगोला बनाऊंगा ताकि वह हर दिन पहन सके, इसलिए उसका नाप मैं पूर्णिमा के दिन लूंगा जब वह पूरा गोल होगा, क्योंकि चांद वास्तव में हमेशा गोल ही होता है, सिर्फ हमें उसका प्रकाशमान भाग ही दिखता है, तो हमें भ्रम होता है कि वह घट बढ़ रहा है। तो चांद अपनी माँ को समझाते हुए बोला था ना, जब उसकी माँ बहुत परेशान थी कि आखिर इस लड़के का किस नाप का कुर्ता सिलवाया, ये तो हमेशा घटते बढ़ते रहता है, आकार में सेम रहता ही नहीं है। तो चांद अपनी माँ को क्या समझाया था कि मैं हमेशा गोल ही रहता हूँ, लेकिन मेरे शरीर के जिस भाग पर सूरज का प्रकाश पड़ता है उतना ही मैं लोगों को दिखाई पड़ता हूँ, हो तो मैं पूरा के पूरा गोल ही, ठीक है। तो लोगों को भ्रम होता है कि मैं घट बढ़ रहा हूँ, वास्तव में मैं एक ही आकार का हमेशा रहता हूँ। तो हम सब कैसा झिंगोला बनाएंगे उसके लिए, तो कैसे बनाएंगे, तो पूछ रहा था कैसे बनाएंगे, तो पूर्णिमा के दिन जब वो पूरी तरह गोल दिखलाई पड़ेगा उस दिन उसका नाप ले लेंगे और फिर उसका झिंगोला बनाएंगे। अब पढ़ेंगे किराया भाड़ा। किराया भाड़ा, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। कविता की इस पंक्ति में रेखांकित शब्द भाड़े का अर्थ है किराए का। जाहिर सी बात है, भाड़े का मतलब होता है किराए का, तो ये जो अंडरलाइन रेखांकित किया गया शब्द है भाड़े का, उसका मतलब क्या होता है, किराए का। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने कभी कोई चीज भाड़े पर ली है, कौन कौन सी बताइए। तो देखिए ये आपके बारे में पूछ रहा है, तो आपको लिखने का तरीका बताते हैं। लिखने का तरीका आपको इसी तरह लिखना है, जो चाहते तो आपको डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये आपके बारे में पूछ रहा है तो आप लिखिए, लेकिन लिखने का तरीका मालूम होना जरूरी है। उत्तर हो जाएगा, मैंने कई चीज़ें भाड़े पर ली हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बार अपने दोस्तों से पढ़ने के लिए किताबें ली हैं, किताबें। और जब कभी स्कूल में मैं अपना कलम भूल जाता हूँ तो कलम उधार लेता हूँ। कई बार वीडियो गेम्स, क्रिकेट बल्ला एवं गेंद आदि चीज़ें मैंने भाड़े पर ली हैं। कौन सा चीज़ भाड़े पर लिए हैं, तो दोस्त से पढ़ने के लिए किताब लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पंचतंत्र की कहानी वाला किताब है, और भी ढेर सारी किताबें जो मेरे दोस्त के पास होती है और वो किताबें मेरे पास नहीं होती है, तो मुझे पढ़ने का दिल करता है तो मैं उनसे भी इसे उधार ले लेता हूँ और पढ़ के वापस लौटा देता हूँ। तो मैं तो भूल जाता था तो कलम उधार ले लेता था, फिर लिख के फिर वापस उन्हें कर देता था। और कई कई बार का वीडियो गेम्स उधार लिए हैं, और क्रिकेट क्रिकेट का जो बल्ला होता है, गेंद होता है, ये तो उधार लिए ही हैं। खास करके क्या, बैट उधार लिए हैं, बैट। तो आप कौन कौन सा चीज़ भाड़े पे लिए हैं यही आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो बच्चे जूते भी उधार लेते हैं, जब शादी ब्याह में जाना है ना तो उनके पास ठीक ढंग के कपड़े नहीं हैं या ठीक ढंग के जूते नहीं हैं, तो अपने दोस्तों से कपड़े भी उधार ले लेते हैं, जूते भी उधार ले लेते हैं। तो यही सब बातें आपको लिखना है। आप जो जो चीज़ है ना भाड़े पे लिए हैं, ठीक है, तो उनमें से कुछ चीज़ इसमें लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, किराए पर चीज़ें क्यों ली जाती हैं। देखिए आंसर हो जाएगा, किराए पर चीज़ें इसलिए ली जाती हैं ताकि उसका इस्तेमाल करने के बाद वापस लौटा दी जाए। उन्हीं चीज़ों को किराए पर ली जाती हैं जिनकी ज़रूरत हमें थोड़े समय के लिए होती हैं, ठीक है। तो किराए पर चीज़, भाड़े पर चीज़ कौन सा लेंगे जिसका इस्तेमाल करके हम वापस लौटा दें। अब किसी से हम रोटी थोड़ी उधार ले सकते हैं कि रोटी दो उधार, तो खाएंगे तो वही रोटी कैसे लौटाएंगे, ठीक है। किताब लिए हैं तो पढ़ के वापस लौटा दिए वही किताब, ठीक है, लेकिन रोटी लिए हैं, चावल लिए तो कैसे लौटाएंगे, वही चावल कैसे लौटाएंगे, ठीक है, नहीं लौटा सकते, किसी दूसरे चावल को लौटा सकते हैं। तो बोला जा रहा है किराए पर चीज़ें क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि इस्तेमाल करने के बाद उसे वापस लौटा दें, और वो जो चीज़ है ना हमें ज़रूरत थोड़े समय के लिए हो, ठीक है, थोड़े समय के लिए। तो चांद बोलता है कि कुर्ता भाड़े पे लेके हमको दे दो, तो भाड़े पे लेगा तो हमेशा के लिए थोड़ी रख लेगा, हमेशा के लिए नहीं रखेगा, कुछ समय के लिए वो पहनेगा, और जब तक कि माँ उसकी सिलवा देगी कुर्ता तो फिर वो भाड़े का कुर्ता वापस लौटा देगा। थर्ड क्वेश्चन है, आप अपनी ज़रूरत की कौन कौन सी चीज़ें किराए पर ले सकते हैं। तो बोला जा रहा है कौन कौन सी चीज़ें भाड़े पर ले सकते हैं, घेरा लगाइए, तो घेरा बनाना। देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ पेंसिल, कॉपी, थर्ड में है कुर्ता, किताब, कंबल, कंघा, मकान, बस्ता, रोटी, जूते। तो देखिए उधार लेने का मतलब क्या है ना, उधार लेने का मतलब है कि वही वस्तु हम वापस लौटाएंगे जो उधार लिए हैं,
तो देखिए स्कूल में है क्या, स्कूल में कोचिंग में पेंसिल भूल जाते हैं तो उधार ले लेते हैं, हो गया पेंसिल। तो कॉपी उधार कैसे लेंगे, देख कॉपी को उधार नहीं ले सकते हैं। जैसे देखिए कॉपी उधार ले लिए, अब उसमें लिखेंगे नहीं लौटा सकते हैं क्योंकि पेज भर जाएगा ना, तो कॉपी कैसे वापस लौटाएंगे। पेंसिल है तो लिख के वापस लौटा दिए, थोड़ा खा गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉपी पर लिख के कैसे हम लौटाएंगे उसका। उधार लेने का मतलब उसको लौटाना है, ठीक है, सेम टू सेम चीज। देखिए कुर्ता बिल्कुल उधार ले सकते हैं, अगर आपके पास कुर्ता नहीं है तो बहुत सारे कंपनी होती है आपको कुर्ता उधार देगी, ठीक है, और वो कुर्ता पहन के वो जूते कपड़े पहन के आप शादी ब्याह में जा सकते हैं। तो क्या क्या उधार लेंगे, पेंसिल उधार ले सकते हैं, कुर्ता उधार ले सकते हैं, अगर आपके पास ठीक ढंग का कपड़े नहीं है, ठीक ढंग के जूते नहीं है तो आप उधार ले सकते हैं, ठीक है, और फिर आइए और फिर वापस लौटा दीजिए। तो शादी ब्याह में ना बहुत सारे जो महंगे महंगे कपड़े होते हैं ना दूल्हा दुल्हन के लिए, ठीक है, तो गरीब लोगों के पास नहीं रहता तो उधार ले लेते हैं, किराए पर ले लेते हैं और 2-3 दिन पहन के फिर वापस लौटा देते हैं। किताब तो उधार लेंगे ही, ठीक है, पढ़ के वापस कर देंगे। और कंबल भी भाड़े पे लिया जाता है, जब शादी ब्याह होता है ना, शादी ब्याह तो लोग क्या करते हैं कंबल को उधार लेते हैं, कंबल को, तो कंबल भी उधार ले सकते हैं। आप देखिए कंघी उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, मकान उधार लेते हैं, भाड़े पे लेते हैं, ठीक है ना, रेंट देते हैं ना, ठीक है, रेंट पे मकान लेते हैं ना, फ्लैट लेते हैं तो रेंट पे लेते हैं तो मकान ले सकते हैं। बस्ता नहीं लेंगे, रोटी भी नहीं लेंगे, रोटी लेंगे उधार कैसे लेंगे, रोटी किसी से 2 गो मांगे तो उसको खा जाएंगे ना, तो वही रोटी कैसे लौटाएंगे, वही रोटी लौटाना है, नहीं लौटा पाएंगे। जूते, तो शादी ब्याह में जाने के लिए अपने दोस्त से जूते लेते हैं, या फिर कहीं घूमने जाना है तो ठीक ढंग के जूते नहीं है, या फिर इंटरव्यू में जाना है तो जूते नहीं है ठीक ढंग के, या कपड़े नहीं ठीक ढंग के, तो अपने दोस्तों से उधार लेते हैं। तो भाड़े पे कौन कौन से नहीं ले सकते हैं, बस्ता नहीं लेंगे, रोटी नहीं लेंगे, कंघा नहीं लेंगे, ठीक है, कॉपी नहीं लेंगे, लेकिन बाकी ले सकते हैं। तो बाकी में क्या कर देंगे, घेरा लगा देंगे, घेरा। 4 है, किन्हीं 5 चीजों के नाम बताइए जो किराए पर नहीं ली जा सकती। तो 5 चीज बताना है जिसको भाड़े पर नहीं ले सकते हैं, किराए पर नहीं ले सकते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो भाड़े पे क्या क्या नहीं ले सकते हैं, हाथ पैर नहीं ले सकते हैं, किसी व्यक्ति से हाथ पैर थोड़ी मांग सकते हैं हम सब, ठीक है, हम सब थक गए हैं तो बोलेंगे कि तुम अपना हाथ पैर दो, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। सेहत और आंखें नहीं ले सकते हैं किसी के, जैसे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं तो आंख पर बहुत भार पड़ रहा है, टीवी देख रहे हैं तो किसी व्यक्ति से आंख थोड़ी उधार मांग सकते हैं कि इस्तेमाल करके दे देंगे, नहीं। दिमाग नहीं ले सकते हैं उधार, और ज्ञान नहीं ले सकते उधार। अगर ज्ञान उधार ले सकते तो मज़ा ही आ जाता, एग्जाम से पहले जो तेज है उससे क्या ज्ञान उधार ले लेते हैं और उसमें पूरा लिख के आ जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, हाथ पैर, सेहत, आंखें, दिमाग और ज्ञान भाड़े पर नहीं ली जा सकती हैं। तो 5 चीज बोल रहा था, तो 5 चीज हो गया। 5 है, चांद ने भाड़े पर कुर्ता लाने की बात क्यों की। उत्तर हो जाएगा, चांद की माँ को उसके लिए कुर्ता सिलवाने में समय लगता, लेकिन जाड़े का मौसम होने की वजह से चांद बहुत ठिठुरता था, इसलिए चांद ने भाड़े पर कुर्ता लाने की बात की ताकि वह ठंड से बच सके जब तक कि उसकी माँ कुर्ता न सिलवा दें। तो चांद भाड़े पर कुर्ता लाने की बात क्यों करता है, तो चांद सोचता था ना कि मम्मी को कुर्ता सिलवाने में टाइम लगेगा, तब तक हम ठंड से थोड़ी कांपेंगे, अपनी आसमान की यात्रा ठिठुरते हुए तय नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो सोचता था कि जब तक माँ कुर्ता सिलवा देगी तब तक हम भाड़े के कुर्ता से काम चलाएंगे। 6 है, चांद के लिए भाड़े पर कितने कुर्ते लाने की जरूरत पड़ेगी। तो भाड़े पर कितने कुर्ते लाने की जरूरत पड़ेगी चांद के लिए, तो चांद के लिए भाड़े पर सिर्फ एक ही कुर्ता लाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चांद का आकार हमेशा सेम ही रहता है, वो भ्रमवश, ठीक ना, भ्रम के कारण हम सभी को ऐसा लगता है कि चांद का आकार कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन वास्तव में उसका आकार क्या एक ही है, तो एक ही कुर्ता की आवश्यकता पड़ेगा जिसको वो रोज पहन सकता है। उत्तर हो जाएगा, चांद के लिए भाड़े पर सिर्फ एक ही कुर्ता लाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वह आकार में हमेशा गोल ही होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश उसके जिस जिस भाग पर पड़ता है हमें सिर्फ वही
भाग दिखलाई पड़ता है। हमको चिंता है क्या, मेरा आकार हमेशा सेम ही रहता है, तो कोई कुर्ता सिलवा दो, ठीक है। पूर्णिमा के चांद को मेरा नाप ले लेना और सिलवा देना, क्योंकि मैं आकार में हमेशा सेम ही होता हूँ। अब पढ़ेंगे चंदा मामा दूर के। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, क्या चांद की माँ की यह बात ठीक है? कैसे? तो चांद की माँ बोलती है ना कि एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, तो बोला जा रहा है क्या चांद की माँ की यह बात ठीक है? अगर ठीक है तो कैसे ठीक है, आपको कारण भी बताना है। उत्तर हो जाएगा हाँ, चांद की माँ की यह बात ठीक है, क्योंकि चांद रोज घटता बढ़ता रहता है। अमावस्या के दिन किसी की भी आंखों को दिखलाई नहीं पड़ता है और पूर्णिमा के दिन पूरा गोल दिखलाई पड़ता है। पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाते हुए वो आकार में घटता जाता है और अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाते हुए वो बढ़ता जाता है। तो चांद की माँ की बात क्या है? ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि चांद रोज घटते बढ़ते रहता है, अमावस्या को तो दिखलाई नहीं पड़ता और पूर्णिमा के दिन पूरा गोल दिखलाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके जो आधा गोल भाग है सामने का, जो हमें दिखलाई पड़ रहा है, उसके पूरे भाग पर सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है। उसका जो पूरा गोल भाग है ना, ठीक है, आगे का गोल भाग, वो हमें पूरा दिखलाई पड़ता है, क्योंकि उसके पूरे भाग पर सूरज का प्रकाश पड़ रहा है और टकराकर धरती पर पहुंच रहा है। उसी प्रकाश के कारण पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है वो पूरा गोल दिखलाई पड़ता है और पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाएगा तो आकार में घटते रहेगा और अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाएगा तो आकार में बढ़ते रहेगा। धीरे धीरे होगा। ये जो क्रम है ना घटने बढ़ने का आकार में, वो धीरे धीरे होगा। पूर्णिमा से अमावस्या के बीच का समय का लगभग 2 सप्ताह का होता है, 2 सप्ताह का। इसी दौरान जो चंद्रमा है, चंद्रमा का प्रकाशमान भाग एकदम धीरे धीरे बढ़ रहा और अमावस्या से पूर्णिमा हो गया और पूर्णिमा से धीरे धीरे 2 सप्ताह के अंदर धीरे धीरे घट रहा प्रकाशमान भाग और अमावस्या के दिन यानी अमावस की रात्रि को वो बिल्कुल दिखलाई नहीं पड़ता है। तो चांद की माँ की बात यह ठीक है। 2 है, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। ये कौन बोली थी वाक्य? चांद की माँ बोली थी चांद को। चांद के घटने बढ़ने पर जो आकार बनता है उसे चांद की कलाएं कहते हैं। देखिए चांद का जो आकार है जो घट बढ़ रहा है उसको चांद की कलाएं बोलते हैं। कलाएं, नीचे चांद की कलाएं दी गई हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और चांद के घटने बढ़ने से पूर्णिमा अमावस्या को समझिए। तो देखिए ये जो फिगर है, देखिए इसमें शुरू वाला फिगर देखिए, इसमें तो दिखलाई पड़ ही नहीं रहा, ठीक है। इसका प्रकाशमान भाग एकदम शून्य हो गया और लास्ट वाला देखिए, लास्ट में क्या पूर्णिमा है। इस दिन क्या है उसका जो प्रकाशमान भाग है वो पूरा ज्यादा है, पूरा गोल, इसलिए वो दिखलाई पड़ रहा है। और अमावस्या के दिन जो शुरू में है उस दिन तो दिखलाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसके जो गोल भाग है उस पर सूरज का प्रकाश बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, इसलिए सामने का जो भाग है वो अंधेरा दिखलाई पड़ रहा है। अब देखिए एकदम थोड़ा बढ़ रहा है। चंद्रमा का जो प्रकाशमान भाग है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है और अंत में पूरा गोल हो जाता है। तो ये जो चंद्रमा है उसके घटने बढ़ने पर जो आकार बन रहा है ना, इसको चंद्रमा की कलाएं बोलते हैं, कलाएं। अब पढ़ते हैं बातचीत के लिए। फर्स्ट है, चांद की माँ उसे सलोने कहकर बुलाती है। सलोने यानी प्यारे, प्यारे चांद, सलोने चांद। बोला जा रहा है आपको लोग क्या कहकर बुलाते हैं। तो व्यक्ति का नाम दिया हुआ माँ, पिताजी, भाई, दोस्त, और यहाँ पर क्या क्या बुलाते हैं, किस नाम से बुलाते हैं आपको भरना है। तो ये तो आप खुद ही भरिएगा कि माँ क्या बुलाती हैं, पिताजी किस नाम से बुलाते हैं, भाई किस नाम से बुलाते हैं और दोस्त किस नाम से बुलाते हैं। 2 है, बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने।
ठीक है, ये बात कौन कही थी? चांद की माँ चांद को कही थी। चांद की माँ यह प्रार्थना करती है कि भगवान उसके बच्चे की रक्षा करें, उसे जादू टोने से बचाए रखें। क्या आपकी माँ, दादी, नानी या कोई और भी आपके लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं? तो बोला जा रहा है कि आपकी माँ, दादी, नानी या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए ऐसी प्रार्थना करता है कि तुम स्वस्थ रहो, तुम्हारी भगवान रक्षा करे, तुम्हें जादू टोने से बचाए रखे। इस तरह के जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, अच्छे अच्छे जो आशीर्वाद हैं वो कोई देता है। दादी हो, चाहे नानी हो, चाहे माँ हो, चाहे चाची हो, या फिर जीवन में जो भी व्यक्ति है ना, वो लिखिए। तो आपको लिखना है, पहला इसमें लिखना है कौन करते हैं। तो आपके लिए प्रार्थना कौन करते हैं ये लिखना है। उसके बाद क्या कहते हैं, तो प्रार्थना स्वरूप ना क्या कहते हैं ये भरना है। तो देखिए लिखते हैं कौन करते हैं, क्या कहते हैं ये लिखना है। ये तो आपके बारे में पूछ रहा है, लेकिन एक लिख के दिखाते हैं। जैसे देखिए, जब भिखारी को पैसे देते हैं ना, तो भिखारी क्या करता है? हमारे लिए अच्छी प्रार्थनाएं करता है। तो भिखारी क्या प्रार्थना करता है? ईश्वर तुम्हारा भला करें, ईश्वर तुम्हारा भला करें, तुम्हारे बाल बच्चे क्या स्वस्थ रहें, तुम्हारे बाल बच्चे पर हमेशा भगवान की कृपा बने रहे। ठीक है, तो छोटा बच्चा है हम सब, तो हम सबको थोड़ी बोलेगा कि तुम्हारे बाल बच्चे स्वस्थ रहे, ऐसा नहीं। तो सिर्फ लिखे हैं ईश्वर तुम्हारा भला करें। देखिए 4 लाइन जो था ना, 4 फिलिंग द ब्लैंक्स, 4 खाली स्थान था, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 4 ही भरेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं। ये दादाजी क्या बोलते हैं जब उनका पैर छूते हैं? जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो। दादी जी क्या बोलती हैं? खुश रहो, तुम्हारी हर अच्छी इच्छाएं भगवान पूरी करें। कैसी इच्छाएं? अच्छी इच्छाएं। तो दादी जी कहती हैं कि हर अच्छी इच्छाएं पूरी हो, अच्छी इच्छाएं, बुरी इच्छाएं नहीं। जैसे हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं कि उसका हानि हो जाए, तो वो इच्छा पूरी ना हो, ये कहती हैं दादी जी। माता जी क्या कहती हैं? हमेशा खुश रहो, लंबा जियो और भगवान तुम्हें हिम्मत दें जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत से लड़ने के लिए। तो अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं, जैसे भिखारी हो गया, दादाजी हो गया, दादी जी हो गया, माता जी और भी। लेकिन यहाँ पर 4 खाली स्थान था, तो 4 ही सिर्फ भरे हैं। ज़्यादा भरने से क्या फ़ायदा है? 4 को ही खाली स्थान दिया हुआ है, तो 4 को ही भरेंगे। देखिए नेक्स्ट है, आपके अनुसार जादू टोना क्या है? आपके अनुसार जादू टोना क्या है? तो ये भी आपके बारे में पूछ रहा है, तो एक लिख के दिखाते हैं। उत्तर हो जाएगा, मेरे अनुसार जादू टोना ऐसा तंत्र मंत्र होता है जिससे नकारात्मक शक्तियों को जागृत किया जाता है। यह शरीर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये शक्तियाँ बाहरी व्यक्ति के द्वारा भेजी जाती हैं जो किसी व्यक्ति पर आंतरिक प्रभाव डालकर नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। देखिए जादू टोना अगर आप विश्वास करते हैं तो लिखिएगा, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो मत लिखिएगा। बोलिएगा कि मेरी नज़र में जादू टोना जैसा कुछ चीज़ नहीं होता। अगर आप विश्वास करते हैं तो ये जो उत्तर लिखे हैं वो आपके लिए है। लेकिन लिख सकते हैं, मेरे अनुसार जादू टोना एक तंत्र मंत्र होता है। इससे क्या होता है? नकारात्मक शक्ति, जो बुरी शक्तियाँ होती हैं ना, वो जाग जाती हैं। जागृत यानी जाग जाती हैं, और शरीर में हमारा जो है ना नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। जैसे हम बहुत खुश होते हैं ना, तो सकारात्मक ऊर्जा रहता है, लेकिन जब उदास हो जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आ जाता है, तब ना उदास हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है और हमें बीमार कर देता है, हमारी बीमारियों से ग्रस्त कर देता है, हमें उदास कर देता है। और ये जो शक्तियाँ हैं ना, बाहरी व्यक्ति के द्वारा भेजी जाती है, जो हमसे जलता है ना, हम सभी का भलाई नहीं चाहता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा जादू टोना किया जाता है और हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। ठीक है, और हमें नुकसान पहुंचाता है। देखो 4 है, क्या आप ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं? क्यों? अगर आप जादू टोने में विश्वास करते हैं तो क्यों करते हैं ये बोला जा रहा है। अगर आप नहीं करते हैं तो कारण भी बताना है कि आप ऐसी बातों पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं, ये भी बताना है। अगर आप विश्वास करते हैं तो कारण बताना, अगर नहीं विश्वास करते हैं तो उसका भी कारण बताना है। तो यहाँ पर एक लिख के दिखाते हैं। तो आपको अगर जादू टोने में विश्वास है तो ये लिखिएगा, ये लिख सकते हैं जो लिखाने वाला है। अगर आप नहीं विश्वास करते हैं तो लिखेंगे कि मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। और क्यों नहीं करते हैं ये तो आप ही बता सकते हैं। तो उत्तर होगा, हाँ मैं ऐसी बातों पर विश्वास करता हूँ।
हो गया, हाँ तो लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है, क्यों क्यों करते हैं ऐसी बातों पर विश्वास, यानी जादू टोना पर विश्वास क्यों करते हैं। क्यों का आंसर लिखेंगे, मैं बचपन से ही अपने आस पड़ोस के लोगों और अपने घर के सदस्यों को काले जादू का प्रभाव खत्म करने के लिए लाल मिर्च जलाकर आशंकित या पीड़ित व्यक्ति के सिर पर से फेरते देखा हूँ। तो बोला जा रहा है कि हम सब अपने आस पड़ोस में देखते हैं या घर के सदस्यों को देखते हैं कि यारो टोना को हो गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, लाल मिर्च जलाते हैं, ठीक है, कागज जला के जलाते हैं लाल मिर्च या फिर लकड़ी जला के, और फिर क्या करते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं ये पीड़ित है, इस पर जादू टोना किया गया है या फिर जादू टोना ये हो सकता है, तो उस व्यक्ति के सिर से फेरते हैं और ऐसे जादू टोना क्या होता है, दूर हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो हम लोगों को देखते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को देखते हैं ऐसा करते हुए। ये होता है कि नहीं होता है ये तो पता नहीं, लेकिन आस पड़ोस के लोगों को हम देखते हैं ऐसा करते हुए। लोग नया घर बनाते समय पुराना जूता, सूप और झाड़ू लटकाते हैं। तो आप जरूर देखे होंगे कि जब नया घर बनता है ना, तो पुराना जूता टांग देंगे, सूप टांग देंगे पुराना, और पुराना झाड़ू टांग देंगे, ठीक है। तो ऐसा लोग सोचते हैं ना कि जो नया घर बन रहा है, तो जिन लोगों के दिल में ईर्ष्या होगा तो क्या जादू टोना करेंगे, घर को नष्ट करना चाहेंगे, घर को बर्बाद करना चाहेंगे, चाहेंगे कि घर बने ही ना। तो ये जो जादू टोना को नष्ट करने के लिए, नज़र न लगे, इसलिए जो नए घर बनाते हैं या फिर कोई कुछ भी नया बिल्डिंग बनाते हैं, तो पुराना जूता, सूप और झाड़ू आप लटके हुए जरूर देखे होंगे। अधिकतर दुकानों पर बुरी नज़र से बचाने के लिए नींबू और हरी मिर्च टंगा हुआ दिखता है। तो अधिकतर दुकानों पर आपको दिखने को मिलेगा कि नींबू लटका हुआ है और हरी मिर्च लटका हुआ है, ठीक है। हरी मिर्च 3, 4, 5 इस तरह से। इस तरह की बातें अपने समाज में हर जगह अपने बचपन से ही देखते रहने के कारण मुझे इन सब बातों पर विश्वास हो गया, ठीक है। तो अगर हम एक ही चीज़ हम देखते रहते हैं अपने जीवन काल में, हमेशा देख रहे हैं, जैसे आप अभी एज कितना हो रहा है, मान लेते हैं कि 12 हो रहा होगा, या फिर मान लेते हैं कि 10 ही हो रहा होगा, ठीक है, 10 ही हो रहा होगा, लेकिन 10 साल के दौरान है ना अब तो हम ये सब देखते रहते होंगे, ठीक है। जैसे नया घर बना तो पुराना जूता, सूप और झाड़ू लटका हुआ देखे होंगे, या फिर दुकान में गए हुए तो नींबू और हरी मिर्च लटका हुआ देखे होंगे, ठीक है। और औंखा झाड़ने के लिए लाल मिर्च, ठीक है, अपने घर के सदस्यों के, आस पड़ोस के सदस्यों को जलाते हुए देखे होंगे। तो ये सब क्या अपने बचपन से देखते रहने के कारण हम सबको पहले शुरू में विश्वास नहीं होता, लेकिन जब अपने पूरे जीवन काल के दौरान ऐसी बातों को देखते हैं, ठीक है, लोगों को कहते हुए सुनते हैं, तो आखिरकार वो हमारे जहन में घुस जाता है, ठीक है। उसका कारण नहीं जानते हैं कि वो सच है कि झूठ है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या होता है, बैठ जाता है और उसको सच मानने लग जाते हैं। तो जादू टोने पे विश्वास कैसे हो जाता है, जब अपने आस पड़ोस के लोगों को ऐसा करते हुए देखते हैं। 5 है, क्या आपके परिवार के सदस्य ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं। तो ये भी आपके बारे में पूछ रहा है, तो आप जो जवाब दीजिएगा, अगर नहीं जवाब देना है तो नहीं लिखिए, तो जवाब देना चाहते हैं हाँ में तो हाँ लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा हाँ, मेरे परिवार के सदस्य ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं। क्या आप उनसे सहमत हैं, तो लिखेंगे हाँ मैं उनसे सहमत हूँ। अगर आप सहमत नहीं हैं उनसे तो लिखिए नहीं मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। जब मेरे परिवार के सदस्य जादू टोना विश्वास करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप उनसे सहमत हैं, तो अगर आप परिवार के सदस्यों के जादू टोना विश्वास करते हैं तो उनसे सहमत हैं, तो लिखेंगे कि हाँ मैं उनसे सहमत हूँ। अगर सहमत नहीं है तो लिखेंगे मैं नहीं उनसे सहमत हूँ, मैं उनसे नहीं सहमत हूँ। अब पढ़ेंगे भाषा के रंग। किसके रंग, भाषा के रंग। फर्स्ट है जाड़े भाड़े, शब्दों की लय समान है, आप इन शब्दों की समान लय वाले शब्द लिखिए। तो बोला जा रहा है जाड़े भाड़े, तो ये क्या होगा, राइम, ठीक ना, लय मिल रहा है, तुक मिल रहा है, जाड़े भाड़े। तो अंत का जो है ना प्रोनाउंसिएशन, अंत का उच्चारण शब्द का मैच कर रहा है, तो लय समान है। तो झिंगोला, बात, ऊन, हवा जो शब्द दिया गया, तो इन्हीं शब्दों का जो लय है ना, तो बिल्कुल समान लय वाले शब्द हमें लिखने हैं। देखिए आंसर हो जाएगा झिंगोला, तो हो जाएगा बोला। देखिए अंत का जो ला है, अंत का ला, ये अंत का ला मैच कर रहा, तो क्या हो गया, समान लय वाले शब्द हो गए, ये लिखना था। बात का भात हो जाएगा,
बात का लात भी हो जाएगा। इस तरह से आपको जो लिखने के मन है लिख सकते हैं। ऊन है तो सुन, हवा है तो दवा, ठीक है। तो हवा में क्या है, अंत का वा मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऊन, ऊ और न, इसमें भी ऊ और न मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें आत अंत का जो है ना आ अत, इसमें भी है आ अत, तो आत मैच कर रहा है। तो यही समान लय वाले शब्द आपको बनाने थे। सेकंड है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। ठिठुर कर यात्रा पूरी करता हूँ, पढ़ लिए ध्यान से। ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूरी करता हूँ। तो देखिए, एक में बोला जा रहा है कि ठिठुर कर, दूसरा में बोला जा रहा है ठिठुर ठिठुर कर। तो इस पे ज़्यादा दबाव लग रहा है ना, ठिठुर ठिठुर कर। ये तो पहला में क्या ठिठुर बोल दिया, लेकिन दूसरा में क्या ठिठुर ठिठुर कर, तो इस पे ज़्यादा दबाव लगाना पड़ रहा है। तो बोला जा रहा है दोनों वाक्यों में ठंड लगने की बात की गई है, ठीक है। ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूरा करता हूँ, एक में है ठिठुर कर यात्रा पूरी करता हूँ, तो दोनों वाक्यों में ठंड लगने की बात की गई है। अब देखिए, यहाँ एक शब्द एक साथ दो बार प्रयोग करने से उसके अर्थ में तीव्रता आती है, यानी उस पर बल पड़ता है, वह बहुत के अर्थ में आया है। देखिए, बोला जा रहा है ठिठुर ठिठुर, तो एक ही शब्द को दो बार लिखने से क्या होता है ना, उस पर ज़्यादा बल पड़ता है, ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो ठिठुर ठिठुर का यात्रा पूरी करता हूँ, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बहुत ज़्यादा ठिठुर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काँप रहे हैं, ठीक ना। ये दो बार लिखे ना ठिठुर ठिठुर, इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा काँप रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठिठुर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा बहुत काँप रहे हैं। एक बार जब ठिठुर लिखे है ना, तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत काँप रहे हैं, बहुत थोड़ा बहुत ठिठुर रहे हैं। लेकिन दूसरा से बोध हो रहा है, इस वाक्य से बोध हो रहा है कि ठंड बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, क है, फिर कवि ने ठिठुर और ठिठुर ठिठुर कर का अलग अलग प्रयोग क्यों किया है। जब दोनों में ठंड लगने की बात किया गया है, तो ठिठुर और ठिठुर ठिठुर कर है ना, तो दोनों में क्या अंतर है, ये पूछा जा रहा है। देखो, उत्तर हो जाएगा, एक ही शब्द एक साथ दो बार प्रयोग करने से उसके अर्थ पर बल पड़ता है, उसके अर्थ पर दबाव पड़ता है, इसलिए कवि ने ठिठुर और ठिठुर ठिठुर कर का अलग अलग प्रयोग किया है। तो ये जो ठिठुर ठिठुर कर है, इससे ज़्यादा ठिठुरने का बोध हो रहा है, और इससे सिर्फ ठिठुरने का बोध हो रहा है, ठीक है, कम ठिठुरने का बोध हो रहा है। तो ख क्वेश्चन है, किस वाक्य में ज़्यादा ठंड लगने की बात है। तो जाहिर सी बात है, उस वाक्य में ज़्यादा ठंड लगने की बात है जिसमें एक ही शब्द को ना दो बार दोहराया गया है, ठीक है, जिससे ज़्यादा बल पड़ता है। तो उत्तर हो जाएगा, ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूरी करता हूँ वाक्य में ज़्यादा ठंड लगने की बात है, क्योंकि यहाँ पर ठिठुर को दो बार लिखा गया, तो इस पर ज़्यादा बल पड़ रहा है और बहुत के अर्थ में आया है। ग में बोल रहा है, अब आप नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए कि वाक्य का रेखांकित अंश क्या अर्थ दे रहा है। रेखांकित यानी रेखा प्लस अंकित, यानी अंडरलाइन किया हुआ जो शब्द है ना, तो वो क्या मीनिंग है उसका, ये बताना है। फर्स्ट में है, पत्ते जोर से हिल रहे हैं। फर्स्ट में क्या है, पत्ते जोर से हिल रहे हैं। सेकंड में है, पत्ते जोर जोर से हिल रहे हैं। फर्स्ट में है जोर से, दूसरा में है जोर जोर से। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, जोर से और जोर जोर से, इसी का मीनिंग बताना है, इसी का अर्थ बताना है। देखिए, उत्तर हो जाएगा, जोर से यानी तेजी से, जोर जोर से यानी बहुत तेजी से। तो फर्स्ट में बोला जा रहा है पत्ते तेजी से हिल रहे हैं, ठीक है। सेकंड में बोला जा रहा है पत्ते बहुत तेजी से हिल रहे हैं, ठीक है। दोनों में क्या है, दोनों में अंतर है। अंतर कैसे पड़ गया, ये जोड़ को एक बार लिखे हैं, इसमें जोड़ को क्या किए हैं, दो बार लिख दिए हैं। तो दोहराने से क्या होता है ना, उस पर ज़्यादा बल पड़ता है और बहुत का अर्थ निकलता है, ठीक है। सेकंड में दो वाक्य है, अरे बच्चों जल्दी चलो, अरे बच्चों जल्दी जल्दी चलो। देखिए, यहाँ पर जल्दी और जल्दी जल्दी का अर्थ बताना। जल्दी मतलब तेजी से, जल्दी जल्दी मीन्स बहुत तेजी से। तो सेकंड में बोला जा रहा है कि अरे बच्चों बहुत तेजी से चलो, और इसमें बोला जा रहा है अरे बच्चों तेजी से चलो, ठीक है। तो ज़्यादा लेट किस में हो रहा है, इसमें ज़्यादा लेट हो रहा।
थर्ड है देखो बच्चा बाल्टी उठा रहा है। देखो देखो बच्चा बाल्टी उठा रहा है। सेकंड में क्या बोला जा रहा है? देखो देखो बच्चा बाल्टी उठा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 बार लिखा गया तो ज़्यादा दबाव पड़ रहा है और यहाँ पर कम दबाव पड़ रहा है। उत्तर हो जाएगा देखो। देखो का मतलब देखो, देखो देखो यानी जल्दी देखो। तो अगर कोई बोल रहा है ना देखो देखो, यानी वो बोलना चाह रहा है कि जल्दी देखो, नहीं तो वो तुम मिस कर जाओगे उससे देखने में। 3 है घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। तो बोला जा रहा है घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। तो इसके बाद क्या था कि वो अमावस्या को वो दिखाई नहीं पड़ता, ये बोला जा रहा था। पंक्ति में घटता बढ़ता शब्द जोड़ा है जिसमें चांद के घटने और बढ़ने की बात की गई है। दोनों शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं। तो जाहिर सी बात है घटता बढ़ता, घटना यानी घटना, बढ़ता यानी बढ़ना। तो देखिए दोनों क्या है एक दूसरे का विलोम अर्थ रख रहा है, दोनों एक दूसरे का विलोम शब्द है घटता बढ़ता। नीचे दिए गए शब्द जोड़ों को पूरा कीजिए। तो देखिए बोला जा रहा है ये एक दिया हुआ शब्दों का समूह, इसमें से चुन के ना इसका विलोम शब्द हमें बनाना है और एक जोड़ा बनाना है। जिस प्रकार का जोड़ा बना हुआ है ना घटता बढ़ता में, एक विलोम शब्द ये है, एक विलोम शब्द ये है, दोनों एक दूसरे का विलोम है। तो 2 शब्द है घटता बढ़ता, दोनों एक दूसरे का विलोम है। इसी तरह इसका विलोम शब्द हमें चुनना है। देखिए ऊपर, तो ऊपर का क्या होगा नीचे हो गया नीचे। अंदर, अंदर का होगा बाहर। ठंडा, ठंडा का गर्म। कम, कम का ज़्यादा। आना का जाना। दिन का रात। ये तो बहुत ही आसान था। हो गया आगे आपको समझ में। ऊपर का नीचे, अंदर का बाहर, ठंडा का गर्म, कम का ज़्यादा, आना का जाना, दिन का रात। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे आपकी कलम और कल्पना। आपकी कलम और कल्पना। फर्स्ट में है चांद का कुर्ता कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो जो कविता पढ़े है ना चांद का कुर्ता, उसको कहानी के रूप में लिखना है। कहानी के रूप में यानी पूरा वाक्य बना बना के लिखना है। देखिए उत्तर हो जाएगा एक दिन चांद जिद करके अपनी माँ से कहता है कि हे माता मेरे लिए ऊन का एक ढीला कुर्ता सिलवा दो। रात भर जोर जोर से ठंडी हवाएं चलती हैं और मुझे सर्दी लगती है। मैं ठिठुरते हुए अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। किसकी यात्रा? आसमान की यात्रा। जो पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाना पड़ रहा है वो यात्रा, सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाना पड़ रहा है वो यात्रा। जाड़े के मौसम में आसमान का सफ़र बहुत कष्टदायक होता है। अगर कुछ ना कर सको तो मुझे किराए का कुर्ता ही ला कर दे दो। तो बोला था ना कि अगर आपको बनवाने में बहुत लेट होगा और आपके पास कुर्ता नहीं है, अपनी माँ को बोला था, तो भाड़े का कुर्ता ला के दे दीजिए, तब तक आप सिल लीजिए और मैं भाड़े का कुर्ता इस्तेमाल करके जो ठंड लग रही है बहुत, वो जो काँप रहा हूँ ठिठुर रहा हूँ उससे तो बच तो जाऊँगा। और जब आप कपड़ा तैयार कर लेंगे तो वो कपड़ा मैं पहन लूँगा और भाड़े का कुर्ता वापस लौटा देना। माता ने बालक चंद्रमा की बात सुनकर कहा कि मेरे प्यारे पुत्र, क्या बोले थे उस चंद्रमा की माँ? सलोने। अरे सलोने, मेरे प्यारे पुत्र भगवान करें तुम कुशल पूर्वक रहो और तुम पर जादू टोने का प्रभाव न पड़े। तुम्हें सर्दी के कारण ठंड लगती है, यह बात तो बिल्कुल सही है, परंतु मुझे यह डर है कि मैं किस नाप का कुर्ता बनवा कर दूँ। तुम्हारा आकार तो प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है। तो चांद की माँ को तो यही समस्या था ना कि चांद का आकार हमेशा घटते बढ़ते रहता है, ठीक ना। हमेशा एकदम चिंतित रहते थे कि आखिर किस नाप का कुर्ता सिलवाएं कि चांद हर दिन पहन सके। चांद की माँ आगे बोलती हैं, चंद्रमा की माता ने कुर्ते के विषय में अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि पुत्र चंद्र, तुम कभी तो 1 अंगुल चौड़े हो जाते हो और कभी 1 फुट मोटे। तुम किसी दिन बड़े हो जाते हो तो किसी दिन छोटे, तथा किसी दिन तो तुम दिखलाई भी नहीं पड़ते। अब तुम स्वयं बताओ कि तुम्हारी किस दिन नाप लूँ। मैं सोचती हूँ एक ऐसा झिंगोला सिलवा दूँ जो तुम रोज पहन सको।
झिंगोला यानी ढीला ढाला वस्त्र। इस प्रकार से ये जो कविता था उसको हम सब कहानी के रूप में लिख दिए हैं। सेकंड है, आप भी चांद पर अपनी एक कविता बनाइए। तो क्या बोला जा रहा है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिया हुआ। बोला जा रहा है आप भी चांद पर अपनी एक कविता बनाएं। रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता हम पढ़ लिए, ठीक है, तो पढ़ के आपको समझना है कि कविता कैसे लिखते हैं। देखिए बोला जा रहा है आप भी चांद पर अपनी एक कविता बनाइए। तो आपका ये काम हम कर देते हैं। तो ये जो कविता है ना, कविता कहीं से लिया नहीं गया, कहीं नेट से चुराया नहीं गया। ये कविता खुद आपके लिए लिखा गया है। अगर आप कमेंट में पूछिएगा कि कौन लिखा है कविता, तो जरूर बताएंगे कमेंट में। अगर उत्सुकता है जानने का तो कमेंट कीजिए, पूछिए कि ये कविता कौन लिखा, तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। कविता का शीर्षक है रात्रि में चांद तुम हो एक आशा। देखिए रात में क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। सूरज के प्रकाश के जाने के बाद अंधेरा छा जाता है, तो तारे भी प्रकाश देते हैं लेकिन तारे बहुत दूर होते हैं। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है, और चंद्रमा से सूरज का प्रकाश टकरा के हमारे पास पहुंचता है पृथ्वी पर। तो सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और टकराकर हमारी ओर आता है, पृथ्वी पर आता है। तो पूरा जो पृथ्वी है प्रकाशमान हो जाता है। तारे तो होते हैं लेकिन बहुत दूर होते हैं, तो उनका बहुत ही कम प्रकाश पृथ्वी पे पहुंच पाता है। ज्यादा से ज्यादा प्रकाश किसका पहुंचता है, सूरज कहीं पहुंचता है रात में, वो टकरा के पहुंचता है। तो ऐसा लगता है हम सभी को कि वो चंद्रमा का प्रकाश है, तो हम उसको चंद्रमा का ही प्रकाश कहेंगे। कि अगर वो नहीं होता तो सूरज का प्रकाश टकराकर पृथ्वी की ओर कैसे आता, तो उसको बोलेंगे चंद्रमा का प्रकाश ही। देखिए इस कविता का शीर्षक है रात्रि में चांद तुम हो एक आशा। एक आशा ही है, ठीक है, एक आशा ही है ना। पूरा अंधेरा छा जाता है, पूरा अंधेरा छा जाता है पृथ्वी पर, वो है तो एक आशा है बना हुआ है। सूरज जब अंधेरा छोड़ है जाता, तब यह घड़ी रात है कहलाता। तुम आकर करते हो दूर अंधेर नगरी की निराशा। रात्रि में चांद तुम हो एक आशा। तो जो अंधेर नगरी है, रात में जो अंधेरा छा जाता है, तो उसकी निराशा को दूर करता है। लोग निराश हो जाते हैं कि पूरा अंधेरा छा गया, ठीक है, तो ये चंद्रमा का प्रकाश जब पड़ता है तो उनकी निराशा दूर हो जाती है। अक्सर रातों में बस तुम्हें ही करते हैं निहारा। किसने तुम्हें दाग दे तुम्हारे चमक को है बिगाड़ा। यही बात जानने की जगती है जिज्ञासा। रात्रि में चांद तुम हो एक आशा। तो आशा की किरण है गरीब लोगों के लिए ना, एकदम आशा की किरण है। जिनके पास बल्ब की व्यवस्था नहीं है, जिस गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं होती है, तो चंद्रमा का प्रकाश उस गांव के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शहर वालों के लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। पर सड़क पर जा रहे हैं तो जहाँ बल्ब नहीं जला हुआ, तो वहां पर क्या है, चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो हमें रास्ता दिखाता है अंधेरे को दूर करके। बचपन में तुम्हें देखते बिताई कितनी ही सुखमय घड़ियां। घड़ियां यानी समय। आनंद आता था जब तुम सुनते थे मेरे संग माँ की लोरियां। ठीक है, देखिए घड़ियां और लोरियां दोनों का क्या लय मिल रहा है। तो बोला जा रहा है कि बचपन में ना जब माँ लोरियां सुनाती थी तो तुम भी बहुत ही शांतिपूर्वक मेरे संग लोरियां सुनते थे। लेकिन अमावस को तुम्हें देखने खातिर रह जाता प्यासा। रात्रि में चांद तुम हो एक आशा। क्योंकि अमावस की रात्रि को ना, यानी अमावस्या की रात को चंद्रमा दिखलाई नहीं पड़ता। तो ये बच्चा क्या बोल रहा है ना कि तुम को देखने के लिए अमावस की रात्रि को हम प्यासे रह जाते हैं। हम उस दिन चाहते हैं, बहुत उत्सुक होते हैं तुम्हें देखने के लिए हर रोज की तरह, लेकिन तुम तो उस दिन दिखला ही नहीं पड़ते हो। बहुत याद आती हैं वो रातें जब हम तुम थे खूब बतियाते। अब ये जो लड़का है ना वो बड़ा हो गया, ठीक है, तो अब वो लोरियां नहीं सुनता। तो जो शिशु है बड़ा हो गया, अब लोरियां नहीं सुनता। तो बोलता है बहुत याद आती हैं वो रातें जब हम तुम थे खूब बतियाते। तो एक जो शिशु होता है उसको देख कर हंसता है, उससे बतियाता है। उसका उतना दिमाग थोड़ी होता है कि वो चंद्रमा नहीं सुन रहा। तुम्हारी परछाई को पकड़ने की रहती थी अभिलाषा। तो देखिए चंद्रमा का है ना, चंद्रमा का परछाई बनता है, पानी में बनता है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे उस परछाई को पकड़ने का प्रयास करते थे। जैसे तालाब है, ये नदी है, तो चंद्रमा का प्रकाश पड़ेगा ना, तो चंद्रमा का एकदम प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब। तो बच्चे क्या है ना, बच्चों को तो दिमाग नहीं रहता, तो
चंद्रमा के प्रतिबिंब को, परछाई को पकड़ने की इच्छा रखते थे। अभिलाषा यानी इच्छा, जो अभिलाषा है इसका मतलब होता है इच्छा, चाहत। रात्रि में चांद तुम हो एक आशा, अभिलाषा और आशा लय मैच कर रहा है। तो आगे बोला जा रहा है, तुम पीछे पीछे चलते जब जब मैं बढ़ता आगे। जैसे रात में क्या होता है ना, रात में जब हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे आगे अगर बढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि चांद भी हमारे पीछे पीछे चल रहा है। ये कभी आप नोटिस कीजिएगा, जब आप आगे बढ़ रहे हैं रात में तो चांद भी पीछे पीछे चलता हुआ मालूम पड़ता है। ठीक है, जैसे एक गली है तो आप देखें कि चांद ऊपर है, ठीक है, दूसरी गली में पहुंचे फिर देखे चांद ऊपर, ऐसा लगता है कि वो हमारा पीछा कर रहा है, पीछा छोड़ ही नहीं रहा। तो ये बच्चा है यही कहना चाह रहा है, जो चंद्रमा हमारे पीछे पीछे चलता हुआ मालूम पड़ता है, तो उसी घटना का वर्णन ये बच्चा कर रहा है अपने शब्दों में। बच्चा बोल रहा है, तुम पीछे पीछे चलते जब जब मैं बढ़ता आगे, जैसे मानो हम दोनों को बांध रखे हो कई धागे। तो बच्चा बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे तुम को और हमको दोनों को कोई धागा से बांध दिया है, जो अलग हो ही नहीं पा रहे हैं। हम आगे आगे बढ़ रहे हैं तो तुम मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हो। बहुत पसंद आता घट बढ़कर जो तुम करते हो तमाशा। अपने आकार को घटाता बढ़ाता रहता है ना, तो बच्चे बहुत देखकर बहुत उत्सुक होते हैं। तो बच्चा जो होता है ना, शिशु, वो उसको देखकर बहुत हंसता है, कैसे वो अपना आकार बदलता है। तो आकार बदलकर वो क्या करता है, तमाशा दिखाता है। देखिए, तमाशा यानी प्रदर्शनी, प्रदर्शन कर रहा है, अपने आकार को बदल बदल कर वो जो शिशु हैं, बच्चे हैं, उनका मनोरंजन कर रहा है। रात्रि में चांद तुम हो एक आशा, जो करते हो तमाशा तो बहुत ही अच्छा लगता है। रात्रि में चांद तुम हो एक आशा, आशा की किरण हो, अंधेरों को दूर भगाने के, अंधेरों से छुटकारा पाने के। क्योंकि अंधेरा में ना बच्चे बहुत डर जाते हैं, शिशु जो होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो उनको चांद एक आशा की किरण दिखाई पड़ता है कि उनको अंधेरे से वो बचाएगा। क्या कुटिया क्या राजमहल, सब पर तुम बरसाते हो प्रकाश, धरती की सेवा में अमावस छोड़कर किसी दिन भी न लेते हो अवकाश। तो जब वो अमावस की रात्रि को वो दिखलाई नहीं पड़ता है, तो जो प्रकाश है वो पहुंच नहीं पाता है पृथ्वी पर, ठीक है, नहीं पहुंच पाता है। तो बच्चा बोलता है ना कि ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ अमावस की रात्रि को ही, यानी अमावस्या की रात्रि को ही सिर्फ छुट्टी लेते हो, पृथ्वी पर प्रकाश नहीं भेजते हो, बाकी दिन तो तुम काम ही करते रहते हो, धरती की सेवा करते रहते हो, बदले में कुछ चाहते नहीं हो। और चंद्रमा का प्रकाश है ना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, जैसे चाहे गरीब की कुटिया हो, चाहे राजा का महल हो, सभी पर समान मात्रा में प्रकाश वो देता है, किसी के साथ वो भेदभाव नहीं करता। दुखी मन तुमको देखकर पाते हैं दिलासा, रात्रि में चांद तुम हो एक आशा। तो जो दुखी मन है ना, जो दुखी मन है, ठीक है, तो उसको देखकर दिलासा पाते हैं। वो देखते हैं कि जो अंधेरा आ गया, सूरज चला गया और अपने पीछे अंधेरा छोड़ दिया, तो अंधेरे से बचाव करने के लिए कौन है, चंद्रमा का प्रकाश है। तो बिल्कुल उसी प्रकार जब दुखी मन वाला आदमी देखता है चंद्रमा को, तो उससे दिलासा पाता है, उससे हिम्मत पाता है, कि देखता है कि आसपास पूरा अंधेरा फैला हुआ है, जो सूरज चला गया है और अपने पीछे अंधेरा छोड़ गया है, उन अंधेरों से लड़ने के लिए ना चंद्रमा एकदम तत्पर है, और अपने प्रकाश से वो जितना अंधेरा है सबको दूर भगा रहा है। जो दुखी मन वाला आदमी है, हारा हुआ आदमी है, उससे हिम्मत पाता है चंद्रमा से। तो इस प्रकार ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कविता कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।